हाँ जी सर, डेफ एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका मैं आपको आंसर भी दूंगा क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू डेफ पे ही रहा था। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भरत दोगलानी, जिनका रैंक 121 है रिसेंटली कंडक्टेड ईपीएफओ ईओ एग्जामिनेशन में। एंड भरत एक बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सनैलिटी है, मतलब जैसा आपको उनको देख के लग भी रहा होगा। एंड ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स विद मैथ इन द 12th क्लास। उसके बाद इन्होंने डीयू से बीए इन प्रोग्राम किया और फिर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी, जो कि लगभग हर दूसरे कैंडिडेट की कहानी है। एंड दोस्तों, बाकी लोगों की तरह इनकी भी जर्नी उतनी स्मूथ नहीं रही। ठीक है, इन्होंने 2 मेंस लिखे और काफ़ी प्रिपरेशन इन्होंने करी, बट इनका यूपीएससी में उतना सक्सेस नहीं मिला जो इनको मिलना चाहिए था। बट फाइनली 2023 में ईओ एग्जाम आता है और उसकी तैयारी करते हैं और इस एग्जाम में सिलेक्शन जो है इनकी इंश्योर हो जाती है। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। एंड भरत के बारे में मुझे अच्छा पॉइंट ये लगा कि लोगों को जनरली एक मोटिवेशन ये होती है कि यार हमें खुद को प्रूव करना है और फाइनेंशियली स्टेबल होना है और सोशल प्रेशर को डील करना है, इसलिए हमें जॉब चाहिए। मतलब हम सबके लिए कहीं ना कहीं वो जॉब एक साधन है खुद की स्टेबिलिटी इंश्योर करने का और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम इंश्योर करने का। लेकिन भरत के केस में इनके फादर एक बिजनेसमैन है ना, इनके ब्रदर भी बिजनेस में है, तो इनको मतलब फिर भी वो मोटिवेशन लेकर आनी बहुत बड़ी बात होती है जब आपको कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है कि यार मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। बट ही एज अ क्वालिटी कि भाई मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है और मुझे सर्व करना है लोगों को, तो वो मोटिवेशन उन्होंने जो है जनरेट करी और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, तो वो इनको स्पेशल बना देती है थोड़ा सा। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आप चीज़ों को अचीव करने के लिए स्ट्राइव कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात होती है। एंड अगेन दिस इज ग्रेट क्वालिटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड मैं भरत से चाहूँगा कि भरत आप कुछ शब्द बताएं अपनी जर्नी के बारे में, कुछ शब्द बोलें अपनी जर्नी के बारे में, कैसी आपकी जर्नी रही, उतार चढ़ाव, खुशी, गम, जो भी आपके पिछले 4-5 साल के जो सिचुएशन थी आप हल्का सा समराइज करें हमारे कंटेंट टीम मेंबर्स के लिए, तो काफ़ी खुशी होगी मुझे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा। जैसा कि दीपक सर ने बताया, मेरा नाम भरत गुगलानी है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। एंड मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट करी थी। एंड इन 2022 एंड 24 मैंने 2 बार मेंस लिखा है, बट उसी के बीच मैंने ईपीएफओ का भी 2023 में एग्ज़ाम दिया था। अनफॉर्चुनेटली इसका थोड़ा डिले हुआ प्रोसेस, बट लास्ट में सक्सेस मिला, उसी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, मैं उस वहाँ पे सक्सेस नहीं वहाँ पा पाया, बट बिकॉज ऑफ दीपक सर एंड एडुटेप टीम मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाया और ईपीएफओ की जॉब ले पाया। ग्रेट ग्रेट। और मैं आपको बता दूं कि जो भरत है ना, ये हमारे आईजीपी कोर्स में जुड़े हुए थे। मतलब इन्होंने हमारा कोई पेड कोर्स नहीं लिया था एज सच, मास्टर कोर्स वगैरह, बट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का कोर्स इन्होंने लिया था और वहाँ पे इनको शायद अच्छी गाइडेंस मिली हो। हाँ जी, बिल्कुल मिली सर। ग्रेट। एंड भरत के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा कि ही वॉज इंटेलिजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट थे। इन्होंने कैट में भी 98 परसेंटाइल स्कोर किया था और इनको आईएमटी गाजियाबाद में एडमिशन भी मिला था, लेकिन इनका उस टाइम लक साथ नहीं दे रहा था। हाँ जी। तो कोरोना आ गया पहले, फिर इनका एक बैंक प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हुआ और जब उसका मेंस था फिर फार्मर प्रोटेस्ट आ गया, नहीं जा पाए। तो स्टार्टिंग में अनलकी रहे, बट सब चीज़ों ने उनको यूपीएससी की तरफ धकेल दिया कि चल यूपीएससी की तैयारी कर। हाँ जी, बट वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एंड एक और बात, लोगों को ना ऐसा लगता है कि यार ईपीएफओ ईओ एग्जाम निकालने के लिए ना, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हो, तो आपके बहुत ईजी जर्नी है। बट मुझे नहीं लगता भरत ये सच है। नहीं सर, बिल्कुल सच नहीं है ऐसा कि आपको बिल्कुल अकाउंट्स के बैकग्राउंड की ज़रूरत है। बेसिक नॉलेज ज़रूरी होती है। जैसा मैंने जब पेपर दिया था तो उसमें एक्सपीरियंस गेन किया था कि सिर्फ इसमें अकाउंट्स के बेसिक स्टेटमेंट्स ही पूछते हैं, और इंटरव्यू में भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो उसके लिए ज़्यादा सर बिल्कुल डीप टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेट ग्रेट। तो भरत, मैं अगेन आपको बहुत जो है बधाई देना चाहूँगा पूरी एडिटिंग टीम की तरफ से। और यहाँ पर अगर हमारे किसी टीम मेंबर का कोई क्वेश्चन है भरत के लिए, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और भरत मतलब बहुत अच्छे से जवाब भी देंगे, मुझे पूरी ऐसी आशा भी है। ऑनेस्ट जवाब देंगे। कि जैसे एक फेलियर के बाद फिर उठने की वो ताकत, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो फेलियर के बाद ऐसा नहीं लगा कि बिजनेस ही कर लेता हूँ, क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या अपना टाइम लगा रहा हूँ, एफर्ट्स लगा रहा हूँ, तो वो मोटिवेशन कैसे आया इन द सेकेंड और द थर्ड टाइम? वो एक्चुअली फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट आई पर्सनली फील, तो मेरे फादर ने मुझे बहुत ऐसे कहा कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, और साथ साथ आपका डिसिप्लिन भी बहुत होना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, यही आपको 2 चीज़ें सक्सेस पे ला पाएंगी, एंड फैमिली सपोर्ट भी। मेरे को तो यही लगता है, बाकी अगर आपके पास ये चीज़ है तो मेहनत अपने आप आ जाती है। पर ऐसा फील नहीं हुआ कि यार चल मेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो चलो बिजनेस में चले जाते हैं, अब मतलब सेटल हो जाते हैं, एज बढ़ती जा रही है? हाँ सर, एक्चुअली होता है ऐसा, जब आप मेंस का पेपर देते हो ना,
तो उसके बाद ऐसा लगता है कि चल पढ़ाई की थोड़ा गैप आ गया तो आपका दिमाग कहीं और चलने लग जाता है। तो बट धीरे धीरे जब आपको लगता है कि एक स्टेबल जॉब चाहिए ना, तो यू वुड एस्पायर फॉर सिविल सर्विसेज और अदर ईपीएफओ रिलेटेड एग्जाम्स। कोई और क्वेश्चन किसी का प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। आई हैव वन क्वेश्चन। तो ईओ के एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि हमारे प्रीलिम्स में और इंटरव्यू के बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 1.5 ईयर अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी। तो और बार बार ये रूमर्स भी थी कि अभी आ जाएगा इंटरव्यू, अभी आ जाएगा इंटरव्यू। तो हाँ आपने उस फेज में कैसे डील किया? कुछ बहुत एंग्जाइटी होती है जब अचानक से हम सुनते हैं कि डेट आने वाली है और फिर वो नहीं आती, हाँ जी। फिर वापस से दब जाती है सारी एक्साइटमेंट। फिर मतलब उस चीज़ के साथ और टेलीग्राम ग्रुप्स पे लोग बहुत गंद मचा रहे होते हैं। हाँ, तो वो सब के साथ हाँ जी। आपने कैसे डील किया? वो एक्चुअली जब रिटन टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया ना, तो काफ़ी स्पीडी प्रोसेस था। मतलब 3 वीक्स में उसका रिजल्ट आ गया था एंड मैंने एनरोल भी कर लिया था उसी टाइम इंटरव्यू प्रोग्राम में। सो 1-2 महीना तो उसी में ही चला गया। आप प्रिपरेशन भी करते हो, मॉक इंटरव्यूज़ भी देते हो, बट उसके बाद आप साथ साथ, ऐसा होता है ना कि आप साथ साथ और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे होते हो। तो उसके बाद मैं एकदम से सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया था। तो उसमें ना टाइम का पता नहीं लगा कि आपका 14 मंथ्स का गैप कब चला गया। एंड मैं इसको लक भी कंसिडर करूँगा कि मेरे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इसका इंटरव्यू नहीं आया। आफ्टर मेरा मेंस जब सितंबर में ख़त्म हुआ, तो मेरे को आफ्टर 10 डेज मेरे को नोटिफिकेशन आई कि आपका नवंबर में इंटरव्यू है। सो इतने टाइम में पता नहीं लगा। 14 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग गैप, बट जब आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो और चीज़ों में एंगेज होते हो तो पता नहीं लगता। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जितने सुंदर ये व्यक्ति लग रहे हैं हमें, उतने सुंदर इनके नोट्स भी हैं। मतलब इतने क्वालिटी नोट्स इन्होंने बनाए हैं, इतने साफ सुथरे नोट्स इन्होंने बनाए हैं कि मुझे अपनी राइटिंग पे बहुत गुमान होता था, लेकिन इनके नोट्स देख मुझे लगा कि यार ये होते हैं नोट्स। मतलब बहुत इन्होंने अच्छी तैयारी करी है। और अगेन मतलब इन्होंने बहुत स्ट्रक्चर मैनर में तैयारी करी है। मतलब हमने बहुत रैंडम प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बट जब हम गंदे एफर्ट आते हैं रिजल्ट भी हमेशा गंदा ही आता है। बट इनके एफर्ट्स देख के आपको लगेगा कि क्यों इनका सिलेक्शन हुआ है और बाकी लोगों का नहीं हुआ है। तो अगेन भरत, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और आपके लिए एक गिफ्ट है हमारी तरफ से। थैंक यू सो और मच। मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप सिंसियर, आप पढ़ोगे पक्का इस बुक को। थैंक यू सर। और ये एक अच्छी बात बचे कि आपको अपने यहाँ पर रखना। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी का आप पूछ सकते हैं? ठीक है, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट भरत गोगलानी, जिनका रैंक 121 है ईओए 2023 एग्जामिनेशन में। और आज हम इस सेशन में बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं भरत से। इनकी प्रिपरेशन के बारे में जानना चाहेंगे, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहेंगे। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए इस पर्टिकुलर सेशन से, तो आराम से वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। भरत, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सर। भरत, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2023 में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, हाँ जी सर। तो आपने ईओ एग्जाम के बारे में सुना, हाँ तो जी कैसे आपने ये सोचा कि मुझे इस एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए? मतलब कौन से ऐसे फैक्टर थे जो आपने कंसिडर किए इसको एज अ प्लान बी या फिर एज अ मेन टारगेट एग्जाम चुनने के लिए? सर फर्स्ट फैक्टर तो यही था कि इसका सिलेबस काफ़ी मैच करता था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से। तो उसके अलावा ये था कि ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि सबको पता है। एंड अदर थिंग्स कि ग्रेड बी ऑफिसर, अगर आप एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जाते हैं तो ग्रेड बी ऑफिसर आपको वैसे ही मिल रहा है गेजेटेड पोस्ट में। तो ये फैक्टर्स ही थे जो मेरे को इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये एक काफ़ी अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस है एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, एक सोशल सिक्योरिटी रहती है, तो ये सब क्लब करके आप एस्पायर होते हैं कि आप इसके लिए एग्ज़ाम दें। राइट। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ? मैं उस टाइम तक 3 साल तैयारी कर चुका हूँ, मैं एक मेंस भी लिख चुका हूँ और मैं 2-3 अटेम्प्ट भी दे चुका हूँ, तो मुझे यूपीएससी में ही टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मैं किसी और एग्जाम की तरफ फोकस करूँगा तो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन डाइल्यूट हो जाएगी। तो मतलब ये ख्याल आता है हमारे मन में जनरली कि यार हम मतलब एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं और अब हमें दूसरा एग्जाम चूज़ करने का मौका मिल रहा है, तो हम कहीं 2 नावों में ना बैठ जाएं, हमारी मतलब प्रिपरेशन आधी अधूरी ना रह जाए। तो आपने उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया? काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आता है। हाँ जी सर, बिल्कुल डाउट आता है। बट ये जो ईपीएफओ की जो इन्होंने एग्ज़ाम डेट्स की टाइमिंग रखी थी वो काफ़ी ही कन्वीनियंट रखी थी बच्चों के लिए। जैसे कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जैसे मैं अपने टाइम की बात करूँ तो वो मई में था, 26 मई को। हाँ, 2023 में, एंड 2 जुलाई को ईपीएफओ का एग्ज़ाम था। तो बच्चों को इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनको प्रीलिम्स में अगर उनका वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो वो ईपीएफओ के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट टाइम रहा था, तो इसमें कोई ऐसे इमोशंस के साथ वो खेलने की ज़रूरत नहीं करते कि हमें दोनों एग्ज़ाम के साथ हम कैसे उन दोनों को हैंडल करेंगे, क्लैशेस हो जाएंगे। और दूसरी बात, जब हम सेम ही सिलेबस को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वेरिएंस रहता है, बट हम सेम सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती। राइट, बहुत बढ़िया। और जब आपने ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपने एपीएफसी की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करी होगी, तो ये प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करी या फिर आपने र्यूमर्स पे ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी?
हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने एग्ज़ाम के 3 वीक्स पहले स्टार्ट करी थी, क्योंकि 50%। एग्जाम डेट से 3 वीक पहले अपने प्रिपरेशन हाँ स्टार्ट जी, करी हाँ थी। जी, हाँ ओह जी। ग्रेट, ओह ग्रेट। हाँ जी सर, वो एक्चुअली ऐसा था कि मेरा भी 2023 में नेगेटिव रिजल्ट आया था प्रीलिम्स में। तो उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो मैंने उसी दिन मैंने ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं डिमोटिवेटेड भी था। बट एक ये चीज़ भी थी कि एटलीस्ट कि अगर यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करके वहाँ पे भी वहाँ एटलीस्ट वहाँ ट्राई करना चाहिए। तो मैंने 3 वीक्स पहले ही तैयारी शुरू करी, एंड मैंने पास्ट ईयर्स को फॉलो किया, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को, एंड मैंने एक ही बुक फॉलो करी जिसमें सब बेसिक्स कवर थे। तो बस मैंने 3 हफ्ते सिर्फ यही डिसिप्लिन बना के रखा कि मैंने सिर्फ यही चीज़ करनी है। पर भरत, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होता कि आपने फॉर्म फिल कर दिया फरवरी में, ठीक हाँ है, जी। और आपने सोचा कि भाई मुझे ये एग्जाम भी देना है, हाँ और जी। फिर उस एग्जाम के लिए आपने 3 महीने बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मन में कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए कि यार 3 महीने अगर इनको तैयारी नहीं भी करूंगा तो भी काम चल जाएगा? मतलब ये कॉमर्स विद मैथ वाला जो बैकग्राउंड था वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था, यूपीएससी वाला बैकग्राउंड आपको कॉन्फिडेंस दे रहा था, कोई और रीज़न था? सर एक्चुअली इसका ये रीज़न था कि मैंने 3 महीने क्यों नहीं तैयारी करी, क्योंकि इसका जो 50% सिलेबस था वो वैसे ही सिविल सर्विस से ओवरलैप कर रहा था। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब ओवरलैप कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी सब्जेक्ट्स थे, जैसे अकाउंट्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गई, तो इसके लिए थोड़ा बहुत मुझे अलग से पढ़ना पड़ रहा था। जो लॉज होते हैं, लेबर लॉज, उनके लिए पढ़ने के लिए, तो वो मेरे 3 वीक्स में कवर हो गए थे। एंड एक्चुअली एक ये एडवांटेज भी होता है कि अगर आप ईपीएफओ का अलग से तैयारी करते हो तो आपको अलग से इसके मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। बट जब आप सिविल सर्विसेज के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपको एक मॉक टेस्ट की वैसी प्रिपरेशन रहती है, और आप एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट में भी बैठ के आए होते हो, और ये दोनों ही एग्ज़ाम एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कर रही है, यूपीएफसी, तो आपका उनका क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ आ जाता है। तो ये बहुत एडवांटेजेस था कि अगर बंदा कोई साथ में तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, तो ईपीएफओ को वो अच्छे से क्लियर कर सकता है। बिल्कुल। पर आपने ना यहाँ पे एक नई डिबेट खड़ी कर दी कि मतलब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि यार यूपीएससी वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। हाँ जी। आप मतलब कैसे इसको बोलेंगे कि यार एडवांटेज तो है लेकिन शायद कोई कॉन्स भी होगा यहाँ पे? मतलब अगर प्रोज है तो कोई कॉन्स भी पक्का होगा, डिसएडवांटेज भी होगा। तो यूपीएससी वाला अगर कोई बच्चा है तो क्या उसके लिए एग्जाम सच में बहुत ईजी है या फिर कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उसको तभी जाके एग्जाम ईजी होगा? नहीं सर, एग्ज़ाम तो कोई भी इजी नहीं होता। सपोज़ मैं आपके इसका एक अलग से एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ अगर एक बंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको सीडीएस के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। देयर आर 2 डिफरेंट एग्जाम्स। ऐसा ही एनफोर्समेंट ऑफिसर में भी होता है, और इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना पढ़े सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बेसिस पे कर सकते हो। तो आपको भरत ऐसा लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर देते तो आप शायद एपीएफसी के लिए इंटरव्यू देते और ना कि ईओ के लिए? हाँ जी सर, ऐसा ज़रूर बिल्कुल होता। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, एपीएफसी का एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में ऊपर होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर से, राइट। एंड कुछ अच्छे लेवल का भी होता है। राइट। एंड भरत, मैं अगेन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप ये ईओ का एग्जाम देने गए होंगे जी। उससे लगभग 1 महीने पहले यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था हाँ जी। और आपका रिजल्ट नेगेटिव था, तो आप ऑलरेडी बहुत डाउन मोड में होंगे, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि आप 3 साल यूपीएससी के दे चुके हैं। हाँ जी। और उस डाउन मोड के जो आपको पेपर दिखा होगा आपको 2 जुलाई को, तो आपको लगा होगा यार ये भी बहुत टफ पेपर आ गया, हाँ जी। क्योंकि वो पेपर 2021 के कंपैरिजन में 17 के कंपैरिजन में काफ़ी टफ था। हाँ जी। मतलब वो पेपर फैक्चुअल थे, मतलब दे आर मोर सिमिलर टू दी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। हाँ जी। बट 23 का पेपर टिपिकल यूपीएससी लाइन पे था। हाँ जी। तो जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो आपको कैसे लगा कि यार मुझे इस पेपर को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंस आया, और क्या आपको पेपर देखने का फीलिंग आ गई थी देने के बाद कि यार हाँ हो जाएगा इस पर्टिकुलर पेपर में हाँ जी। selection? हाँ जी। हाँ जी सर, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर का जब मैंने पेपर देखा था तो मैं उससे पहले यही सोच के गया था कि टू गिव इट ऑल, लाइक सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बहुत कंजर्वेटिव प्ले कर रहा था कि कम से कम अटेम्प्ट करो, गलत हो गया तो इसका नेगेटिव मार्किंग है। बट एनफोर्समेंट ऑफिसर में बिल्कुल सर ऑपोजिट थिंकिंग थी कि अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट 110 क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपने कितने किए थे फिर? सर 112 आई Oh my गेस सो। इतना आसान पेपर नहीं था दोस्तों कि इन्होंने, मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने या तो बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करी होगी या थोड़ा गैम्बल लिया होगा तब हाँ जाके जी। 112 पे पहुंचे होंगे। हाँ जी सर, दोनों का मिक्सर ही था कि थोड़ा गैम्बल भी करना पड़ा और थोड़ी मेहनत भी थी। राइट। तो सर क्योंकि मैं जब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम आया था तो वो अलग बेस था काफ़ी, कि आपको नॉलेज बेस नहीं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा था उस पर, क्योंकि आपको नॉलेज के बेसिस पे वो पेपर नहीं क्लियर हो पा रहा था सिविल सर्विसेज का। तो मेरी ऑपोजिट थिंकिंग थी ईपीएफओ ईओ ऑफिसर में, और जैसे ही एग्ज़ाम हुआ ना, आई हैड अ वेरी गुड इंट्यूशन की पेपर अच्छा हुआ है। तो उसके कुछ ही देर बाद मैं आंसर की मैच करने लग गया कोचिंग इंस्टीट्यूट से एंड मेरा स्कोर लास्ट लाइक 2021 की कट ऑफ मैंने मैच करी और डिफ़िकल्टी लेवल मैंने मैच करा। तो 2023 का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ लेवल पे था 2021 में कंपैरेटिवली। तो मैंने ऐसे ही प्री अज्यूम कर लिया कि कट ऑफ से आई गेस 10 to 15 मार्क्स कम ही जाएगी,
और उसके आसपास ही मेरे मार्क्स बन रहे थे जो हमने कोचिंग से मिलाए थे। तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि शायद एनफोर्समेंट ऑफिसर में हो सकता है मेरा। राइट राइट। तो फिर आपने एपीएफसी का एग्जाम भी दिया होगा उसके बाद? हाँ जी सर, दिया था। तो वहाँ पे कैसी फीलिंग रही फिर आपकी? हाँ सर, उसमें सर ज़्यादा गैम्बलिंग थी क्योंकि वो एक्चुअली डिफ़िकल्टी लेवल उसकी थोड़ी सी बढ़ गई थी एनफोर्समेंट ऑफिसर से, एंड जो उसमें अकाउंट्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े टेक्निकलिटी लेवल पे चले गए थे बिकॉज ऑफ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एपीएफसी में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ती है। तो सर उसके बाद आने के बाद मैंने आंसर की तो ज़रूर चेक करी, बट आफ्टर मैचिंग दैट आंसर की तो मुझे लगा कि शायद मेरे को एनफोर्समेंट ऑफिसर पे ही ध्यान देना चाहिए अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड भरत, आपको कहीं ऐसा लगा कि यार ये जो एग्जाम है एपीएफसी ईओ, अगर ये अलग अलग दिन कंडक्ट होते तो शायद मेरा फ़ायदा हो जाता? हाँ जी सर, हो सकता था। इसका एक ये फ़ायदा होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस रहता है। मैं अभी अच्छे से रिमाइंड उसको याद नहीं कर पा रहा कि क्या होता है, बट देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन सिलेबस एपीएफसी। तो हमें उस चीज़ का थोड़ा टाइम मिल जाता। और जहाँ तक कि ये है कि जब मेरे को अभी तक का एक्सपीरियंस याद है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी के एग्ज़ाम में थीम्स जो थी वो काफ़ी रिलेटेड थी। बिल्कुल। जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस थे वो बहुत रिलेटेड पूछे हुए थे। तो अगर हम ईपीएफओ को उसी दिन का पेपर एनालाइज करके जाते और एपीएफसी में उसको अप्लाई करते तो वी कुड गेट अ गुड स्कोर इन दैट। बिल्कुल, लगभग 2.5 घंटे का टाइम था 2 पेपर्स के बीच हाँ जी, में। हाँ जी। तो अगर कोई स्मार्ट खेलता तो देखो ईओए में फीफो का क्वेश्चन पूछा और एपीएफसी में लीफो का क्वेश्चन पूछ रहे उन्होंने अकाउंट्स हाँ पे। जी, हाँ जी। मतलब सेम क्वेश्चन को बस डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हो। हाँ जी सर, ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल। तो मेरा ना एक क्वेश्चन है भरत आपसे, हाँ जी। कि आप 26 मई को आप दुखी थे, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा था, हाँ जी। एंड आपने ईओ की तैयारी भी करनी थी, एपीएफसी की तैयारी भी करनी थी, और आपने देखा कि भाई मुझे यहाँ पे आईआर एंड लेबर लॉ पढ़ने हैं, सोशल सिक्योरिटी पढ़नी है। तो लेबर लॉज काफ़ी होते हैं और काफ़ी हेक्टिक भी होते हैं पढ़ने, उनमें याद रखना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट भी करते हैं कि यार लेबर लॉ कैसे कवर करें सर। हाँ जी। मतलब एक लेबर लॉ पढ़ते हैं, अगला लेबर लॉ भूल जाते हैं। तो आपकी अप्रोच क्या थी लेबर लॉस को कवर करने के लिए और सोशल सिक्योरिटी एक्ट को कवर करने के लिए? आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी उनके लिए? उसके लिए सर मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़े थे। और मतलब बुक से आपने कुछ बुक से क्या पढ़ा फिर आपने? मतलब सर वो एक्चुअली टू बी वेयर में अगर अपना पर्सनल उसमें ओपिनियन दो तो बुक्स उस बेसिस पे बहुत बोरिंग हो जाती है, क्योंकि एक लीगल लैंग्वेज को पढ़ना बिल्कुल, और खुद से बिन एक्चुअली समझ भी नहीं आता वो स्टार्टिंग में। सही बात है। तो आपको 2-3 बार तो रीड करना पड़ेगा। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको ही पीवाईक्यूज को ही रिवाइज करूं। मतलब जो क्वेश्चन आए उन्हीं का मैं स्टैटिक पार्ट पढ़ लूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी के पीवाईक्यू। जैसे यूपीएससी ने मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज किया, वो 2-3 लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछती थी, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर से आता था। तो ये 4-5 लॉज थे जो यूपीएससी के फेवरेट थे, तो मैं उन्हीं को ही बार बार देखता रहता था, और जो बेसिक रिपीटेड क्वेश्चंस थे, रिपीटेड थीम्स थी, उस पर ज़्यादा फोकस किया करता था। सही है। एंड जो आपका बाकी पोर्शन था कंप्यूटर नॉलेज वाला, वो भी यूपीएससी में नहीं आता था, उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर पर्सनली बताऊँ कुछ टॉपिक्स तो मैंने छोड़ भी दिए थे, जैसे कंप्यूटर मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ा था, वो भी सिर्फ पीवाईक्यूज के बेसिस पे पढ़ा था। बट ये थोड़ा सा गैम्बल भी हो जाता है, तो मैं बाकी सब बच्चों को सजेस्ट नहीं करूंगा, उसके लिए अच्छे से पढ़े। आप पढ़ लो, देखो इनका तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करके जाना चाहिए, जितना हो सके मैक्सिमम कवर करो यार। क्योंकि यहाँ पे ना अगर आप गैम्बल से बचना चाहते हो, ट्रिक्स मतलब आप जो है गेस वर्क से बचना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं अब अगला क्वेश्चन मेरा अगेन बहुत ऐसा ही है कि 112 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। हाँ जी। तो आपकी जो प्रिपरेशन मुझे लग रहा है कि 105-106 क्वेश्चन के हिसाब से सिलेबस कवर किया है। तो वो वहाँ पे कैसे आपने लॉजिक मतलब लगाया, कैसे मन को मनाया कि हाँ मुझे 112 क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए? तो वहाँ पे क्या मतलब अप्रोच क्या रही आपकी पेपर सॉल्व करते टाइम? सर स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि आप लो हैंगिंग फ्रूट को पकड़ते हो, बिल्कुल, जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब मेरे केस में क्या था कि मैं पॉलिटी और इकोनॉमी को सबसे पहले कवर करता था। उसके बाद क्या होता था, मुझे जितना याद आ रहा है कि उसमें हिस्ट्री बहुत टफ पूछी गई थी। बिल्कुल। तो हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश कर रहा था कि जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ वो हिस्ट्री के ही हों। बाकी कंप्यूटर है, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आ गए थे सर लकीली, बिल्कुल। तो उनको हैंडल करने में आसानी हो गई। और कुछ सर एलिमिनेशन से हो रहे थे और कुछ कॉमन सेंस से हो रहे थे सॉल्व। आपने मतलब अपनी पूरी साम दाम दंड भेद पूरा अप्लाई किया कि भाई मेरे जो है काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। एंड मैं अगेन बोलूंगा कि देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन काम तो आती है, बट आपको लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कुछ डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेशन जो है आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर आप यूपीएससी को बेस्ट यूटिलाइज कर पाओगे? मतलब जो कंपोनेंट्स है, जैसे हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है, साइंस है, तो सेम यूपीएससी वाली प्रिपरेशन एज सच काम आती है या फिर कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन करनी चाहिए हमें?
सर इसकी प्रिपरेशन जहाँ तक है कि यूपीएससी से थोड़ी अगर बेसिक सब्जेक्ट्स देखे जाए तो यूपीएससी से थोड़ी कम ही रहती है। अगर सपोज आप पॉलिटी के लिए क्या होता है कि आप लक्ष्मीकांत कवर करते हो बट उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हो फॉर सिविल सर्विसेज, इसमें उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बेसिक एनसीईआरटीज़ भी पढ़ के जा रहे हो पॉलिटी की तो आई गेस कि वो सफिशिएंट रहती है। मतलब अगेन वहाँ पे आपको नॉलेज की एप्लीकेशन आनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, नॉलेज अगर लिमिटेड भी है तो भी काम चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। राइट। और मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे यहाँ पर, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूपीएससी के नेचर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि बहुत क्वालिटी क्वेश्चन वो पूछता है कि भाई ऑप्शन टफ होंगे, क्वेश्चन भले इजी हाँ हो, जी। तो आपको ईपीएफओ में ऐसी फीलिंग आएगी भाई वैसी जो है प्रैक्टिस मुझे होनी चाहिए? हाँ सर, एनालिटिकल क्वेश्चंस थे इसमें। इकोनॉमी के इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए थे कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, लाइक बेसिक उन्होंने डेफिनेशंस नहीं पूछी थी, उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे थे। राइट। एंड मेरा ना एक बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का पेन पॉइंट भी वो है करंट अफेयर। हाँ जी, मतलब जितना मर्जी पढ़ लो आपको कभी फीलिंग आती नहीं कि आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर चुके हो। तो यहाँ पे जब आपने करंट अफेयर देखेंगे यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट करंट अफेयर आते हैं, मतलब थोड़े गवर्नमेंट स्कीम्स ज़्यादा आती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, नोबेल प्राइज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपने कैसे मैनेज करी? अगेन सेम यूपीएससी वाली प्रिपरेशन अप्लाई करी या फिर कुछ अलग से भी पढ़ा आपने? सर करंट अफेयर्स की एज सच मैंने कोई तैयारी शुरू नहीं करी थी। एक्चुअली में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं करंट अफेयर्स की तैयारी कर पाऊँ, और करंट अफेयर्स के लिए तैयारी के लिए मैंने ज़्यादा इतना किसी को रिकमेंड किया भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी डाइवर्स टॉपिक। राइट। अगर यूपीएससी के आप पैटर्न को फॉलो करके ही क्वेश्चंस को तैयारी करो तो आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया। एंड मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप न्यूज़पेपर फॉलो करते थे अपनी प्रिपरेशन में? सर गैप्स में करता था। मतलब इंटरव्यू के लिए आपने करी होगी पक्का न्यूज़पेपर? हाँ जी सर, इंटरव्यू के लिए करी थी। और ये जो प्रिपरेशन जर्नी थी यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसा लो पॉइंट हाई पॉइंट आया हो जहाँ पे आपको लगा हो कि यार अब मुझसे नहीं होगा, बहुत चीज़ें टफ होती जा रही हैं, या फिर ऐसा लगा हो कि यार मैं कर लूँगा, मतलब ऐसी मोमेंट्स आई होंगी, तो कौन सी ऐसी मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगा कि यार अब मैं मतलब टूट चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा आगे? सर टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने ईपीएफओ के लिए 3 वीक्स में दिया था, एवरी डे एट सब पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लो फील होता था, क्योंकि वो पीरियड ही ऐसा था क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था। तो बाकी जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका अगर प्रीलिम्स में नहीं होता तो वो मेरी तरह ही फील कर पा रहे होंगे। तो उस चीज़ का काफ़ी था, और रोज़ ऐसा फील होता था कि अगर मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप कुछ ना कुछ पाने की कोशिश तो करते ही हो। तो उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि होगा नहीं होगा, क्या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ उसका कोई आगे जाके फ्रूट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन द मीन टाइम 21 डेज़ में आता ही आता था, बट एट द एंड जब आप पेपर देने बैठते हो और आपका पेपर अच्छा जाता है, आप तो ना आप उस टाइम रिजल्ट की नहीं सोचते, आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है। तो मेरे को एनफोर्समेंट ऑफिसर का जब मैंने पेपर दिया, और इनफैक्ट जब मैं इंटरव्यू भी दे के आया ना, तो सर ऐसी ही फील आई कि आपने अपना बेस्ट दिया एंड यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। पर आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि यार मैं 21 दिन की तैयारी करके जा रहा हूँ और उन लोगों से कम्पीट करूंगा जो बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करके आए होंगे? हाँ जी सर। तो शायद मैं लो कॉन्फिडेंस में हूँ, मतलब आपको ऐसा फील आया? सर एक्चुअली ऐसा होता था कि जब आप वहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखते थे ना, और उनको देख के आपको हम एक फील ऐसा आता था कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, और अगर मैं नहीं हुआ तो इनका होगा। तो उस चीज़ की फीलिंग आपको एग्जाम पे जहाँ पे सेंटर वेन्यू पे जाके आती ही आती है। राइट। तो आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला नहीं कि बेटा तू यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 3 साल तैयारी कर चुका है, ठीक है, अब तू किसी और एग्जाम की तरफ क्यों जा रहा है, तो यूपीएससी को ही दे, अगले साल दोबारा तैयारी कर? उन्होंने बोला नहीं आपको ईओ के लिए, मतलब मना नहीं किया, या फिर सपोर्टिव थे वो पूरा इस पूरी जर्नी में? हाँ सर, सपोर्टिव तो थे। उनको लगा कि मतलब उनको भी इस बारे में ज़्यादा, जैसे कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता, उनको, मेरे पेरेंट्स को भी इस एग्ज़ाम के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैंने उनको ऐसे ही बताया कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम, एंड अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, सो मैं उसके साथ साथ ये भी करूँगा। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, अगर वो कर रहा है तो। अब जैसे सिलेक्शन हो गया तो ऐसा कहते हैं कि ठीक है, इट्स वेरी गुड कि ये जॉब मिल गई, बट तुझे सिविल सर्विस का भी साथ साथ पढ़ना है। और वो आपका फादर का सपना होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो घर में कैसा माहौल था? मतलब आपके भाई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनकी भी काफ़ी लंबी जर्नी रही, हाँ जी। फिर आपने भी यूपीएससी की तैयारी करी, तो घर वालों को चिढ़ तो नहीं होगी थी भाई यूपीएससी एग्जाम क्यों पकड़ रहे हो बार बार भाई दोनों? हाँ सर, वो एक पेशेंस एक टाइम पे तो ख़त्म हो जाता है। अब जैसे मेरे फादर का भी था कि चल अब तो लग जानी चाहिए, बट हो जाता है कि वो टाइम के साथ साथ समझ जाते हैं कि ठीक है, अभी नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में, बट हो पर जाएगा। ये आपने टफ चॉइस क्यों पकड़ी? मतलब मैं अगेन इसको टफ चॉइस मानता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन रेट बहुत कम है, मतलब ईओ एग्जाम में भी सिलेक्शन रेट बहुत कम है, हाँ जी, यूपीएससी में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत हाई कंपटीशन है, हाँ जी। और आपका अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड था, मतलब आपके फादर जो है अच्छे बिजनेस में थे, आपके ब्रदर भी उसी लाइन में चले गए, तो आपका मन नहीं किया कि यार थोड़ा स्टेबल लाइफ पकड़ता हूँ, थोड़ी सी लेस टफ लाइफ पकड़ता हूँ,
और फादर के साथ ही बिजनेस में चला जाता हूँ, और वो एप्टीट्यूड भी आपका होगा नेचुरली, तो वो वाला पाथ आपने क्यों नहीं चूज़ किया? मतलब अगेन ये क्वेश्चन ना मेरे मन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अर्जेंसी रहती है, यार हमें जॉब चाहिए, हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है पुअर है, हमें काम करना पड़ेगा तभी हम लाइफ जो है जी पाएंगे, पर आपके केस में ऐसा नहीं था। हाँ जी। तो वो कंडीशन कैसे जनरेट हो रही थी कि नहीं यार भरत तुझे करना ही करना है, तुझे डिफरेंट करना ही करना है? हाँ जी। तो ये एक्चुअली जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन पूरी करी थी, तो मैं उसके इमीडिएटली बाद मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी। तो वो एक हैबिट पहले से ही बननी शुरू हो गई थी। पहले मैंने थोड़े ईज़ियर कॉम्पिटिटिव लेवल्स थोड़े को फोकस किया, फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी पे जंप किया। तो एक पहले से एक बेस बन चुका था कि मैं थोड़ी और रिगरस तैयारी कर सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, और थोड़ा सा मेरा फैमिली सपोर्ट भी था। जस्ट लाइक उस टाइम मेरी एज ज़्यादा बड़ी थी नहीं, तो मेरे फादर ने भी कहा कि अभी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, एंड मेरा सर्कमस्टांसेस अलग थे, एंड मैं उस बात को भी समझता हूँ कि जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं अच्छे होते उनको करनी पड़ती है जॉब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए भी ये जॉब, वो अपने जॉब के साथ साथ इसके लिए भी एस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ जो जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने तो एज अ फुल टाइम एस्पिरेंट ही रहा हूँ मैं अभी तक के लिए, तो अगर कोई जॉब के साथ भी कर सकते हैं तो वो भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एंड जब आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट देखा होगा तो थोड़ी शांति मिली होगी, चल ये का इंटरव्यू देने जाऊंगा धौलपुर हाउस में, हाँ जी सर। है ना? तो मैं अगेन ये पूछना चाहूँगा, जब हम डेफ फील करते हैं हाँ जी। तो काफ़ी लोग ना डेफ के टाइम पर ही पहली बार सोचते हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या होनी चाहिए, हाँ जी। फिर वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आपने ये डेफ फील किया तो आपने हॉबीज़ कैसे मतलब प्लान करी कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं? आपने किस लोगों से पूछा कि भाई मुझे क्या जो है यहाँ पे लिखना चाहिए? तो वो प्लानिंग कैसे थी डेफ फीलिंग वाली, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हाँ जी सर, डेफ एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका मैं आपका आंसर भी दूंगा क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू डेफ पे ही रहा था। तो डेफ की जो हॉबीज़ होती हैं उसको एक्चुअली मेरे ना यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम ही जनरेट हुई थी, सुडोकू खेलना। ओके। तो मैंने सुडोकू खेला था और मैंने अपने डेफ में उसी को ही मेंशन किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, नॉवेल्स भी, फिक्शनल नॉन फिक्शनल दोनों पढ़ता हूँ। तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर आप बुक्स कर रहे हो ना तो एक नीश डेवलप करो। बिल्कुल कि सपोज आप फिक्शनल पढ़ते हो और उसमें साइंस फिक्शनल पढ़ते हो तो वही कवर करो। बिल्कुल। तो बट मैं उसके लिए इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं उसको उसमें डालूं। तो मेरे बाकी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी ना, जैसे मैंने एनजीओस में पार्ट लिया था, मैंने इंटर्नशिप भी करी थी एक एनजीओ में, तो मैंने वो डाल दिया क्योंकि मेरा वो उस टाइम लेटेस्ट इंटर्नशिप थी और मुझे उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताना भी लग रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट था कि बता सकूं। तो ऐसे अगर आप 3-4 पॉइंटर्स इन योर लाइफ एक्सपीरियंस कुछ भी हॉबी में जनरेट कर सकते हो, तो आई गेस कि वो जिसमें आप कॉन्फिडेंट भी हो बताना, तो डेफ में वही पुट करो। बहुत बढ़िया। एंड भरत, मैंने आपके नोट्स देखे, हाँ जी। आपने इंटरव्यू के भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे। हाँ जी। आपने मुझे लगता है अपनी प्रिपरेशन के हर स्टेप पे नोट्स बनाए हैं। हाँ जी। तो जो नोट्स की इतनी अच्छी हैबिट आपको पड़ी, इसका क्या फ़ायदा आपको जो है अल्टीमेटली एग्जाम में मिला? मतलब क्या लगा आपको कि यार नोट्स ने यहाँ पे मेरी हेल्प करी? और कैसे आप नोट्स के लिए अलग से टाइम निकाल पाते थे बनाने के लिए इतनी क्वालिटी नोट्स? हाँ जी सर, एक्चुअल में नोट्स बनाने की जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी वो सबसे पहले हुआ था कि मैं बहुत सारे एरियाज़ को, मतलब एक टॉपिक को बहुत तरफ से कवर करूं। एंड नोट्स बनाने के बाद ऐसा होता था कि सर अगर उसको आप बार बार रीड करते हो ना तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग खुद बढ़ जाती है। आप बहुत डाइवर्स मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग आपकी हो जाती है दिमाग से, कि आप एक अलग पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो। तो नोट्स बनाने का सर आपका ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इनफैक्ट यूपीएससी मेंस में भी नोट्स बनाते हैं बच्चे, तो उसमें भी आप बहुत डायमेंशंस को कवर करते हैं। एंड जब मैंने इंटरव्यू के लिए भी नोट्स बनाए थे, एंड हर जगह से मैंने ये, मेरे पीयर्स भी, बाकी लोग भी कह रहे थे कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में, इवन करंट अफेयर्स के। एंड ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप नोट्स बनाते हो ना और उसको लिखते हो तो आप उसको बहुत ही डाइवर्स और होलिस्टिक अप्रोच से समझते हो। तो ऐसे ही था सर कि नोट्स का मेरे मतलब पूरे इसमें प्रिपरेशन में बहुत हेल्प रही है। तो आपने जब इंटरव्यू के नोट्स बनाए तो आपने वो 4 एरियाज लिखे स्टार्टिंग में कि भाई मुझे डेफ प्रिपेयर करना है, मुझे ईपीएफओ के बारे में पढ़ना है। तो ये एरियाज का आपको कहाँ से ज्ञान मिला कि यार मुझे ये एरियाज प्रिपेयर करना है और ऐसे इनको अप्रोच करना है? सर डैफ की प्रिपरेशन के लिए तो मैंने लाइन टू लाइन, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो भरत का मीनिंग देख लिया। गुगलानी इसका ओरिजिन कहाँ से है, जैसे सर नेम है मेरा। बाकी सर, और ईपीएफओ के लिए मैंने एडुटैप का ही मैंने एक्चुअली मैं पूरा गाइडेंस प्रोग्राम में देखा था कि वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें जैसे ट्रेनिंग पॉलिसी के बारे में था, मैंने वो पढ़ा। ईपीएफओ की वेबसाइट होती है, वहाँ पे ईपीएफओ एट 2047 में क्या था, तो ये सब मैंने देखा कि ईपीएफओ का 70 ईयर्स में क्या जर्नी रही है। तो ये सब, और ईपीएफओ का मैंडेट क्या है, उसके लॉज में क्या क्या लिखा हुआ है, लॉ में प्रोविजंस क्या क्या है, जैसे 3 हमारे स्कीम्स है ईपीएफओ के। तो ये सब में मैंने ज़्यादा थोड़ा बहुत जाना। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक पोर्शन के लिए, तो जैसे स्टैटिक के लिए तो सर यही होता है कि आप जो रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो उसी में से, जैसे कि सर अकाउंट्स पढ़ना ज़रूरी होता है। बिल्कुल।
तो उसमें अकाउंट्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और रिटन टेस्ट में भी वही आते हैं। और सर बाकी जो करंट अफेयर्स होता है उसके लिए आप कोई भी एक न्यूज़पेपर कवर कर लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। राइट। तो भरत, जब आप इंटरव्यू देने गए, नर्वस थे उस टाइम? सर स्टार्टिंग में थोड़े बहुत था, बट वहाँ पे जब आपके सेम बच्चे मिलते हैं जो इंटरव्यू के लिए आए होते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हो, बातें करते हो, आप अलग बैकग्राउंड के बारे में जानते हो, तो सर वो एक नर्वसनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? कौन सा आपका, जो अरविंद सक्सेना सर थे शायद आपके पैनलिस्ट ना? सर आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट मेरा अगर मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे उन्होंने, और कैसे आपने डील किया उनको? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग एरिया रहता है और काफ़ी बच्चे हाँ सुनना जी। भी चाहेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल मैं शेयर करूँगा। तो सर मेरा जो पैनल के चेयरपर्सन थे, सॉरी कि मेरे को उनका नाम याद नहीं है, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि भरत आप 5 साल से अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं करी उसमें? और एक्चुअली मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं अपना मेरा यही रहता था कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा ना तो मुझे अच्छे से करना है, बिल्कुल। एक उस तरीके से नहीं करना है उसको, Time लाइट pass नहीं करना है। टाइम पास नहीं करना है, लाइटली हैंडल नहीं करना। तो बट मैंने इस साल एनरोल किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा सर मेरे को अपना फुल फोकस उस पर रखना था। तो उसके बाद उन्होंने मेरे मतलब इंटरव्यू पैनल में 3 इंटरव्यूअर थे, उन तीनों ने मेरे डेफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो एक ने पूछा कि आपका अकाउंट्स में बैकग्राउंड है 12th में, तो कहते कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए। एक सर ने हमसे पूछा कि आपने NGOs में काम कर रखा है, तो आपके किस तरह का काम था, आपकी इंटर्नशिप किस तरह की थी। तो इट वाज ओवरऑल डेव से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो EPFO से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। लाइक वन सर आस्क्ड मी दैट EPFO का 15,000 रुपीज़ पर मंथ होता है, बिल्कुल। बट अगर हम मिनिमम वेजेस देखें हर जगह तो वो 15,000 से ज़्यादा ही हो रहा है हर स्टेट में, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई कवर ही नहीं हो रहा। तो एक्चुअली उसमें मेरे करंट अफेयर्स का बहुत हेल्प आया। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि वो 21,000 पर मंथ कर दे, रिवाइज करते, बिल्कुल। रिवाइज कर दे। तो मैंने जब वहाँ पे आंसर दिया तो दे वर इम्प्रेस्ड कि बच्चा एकदम अपडेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब आप टैकल करते हो तो आपको खुद भी अच्छा लगता है, और आगे जब वो क्वेश्चंस और आते हैं सर से तो आप उसको भी अच्छे से हैंडल कर पाते हो। तो आपको इंटरव्यू का फीलिंग आ गई थी कि भाई मेरा हो जाएगा क्लियर अभी? हाँ जी सर, उस टाइम ना सोचा नहीं था इंटरव्यू कि क्लियर होगा नहीं होगा। उस टाइम ऐसा फील होता है कि आपका इंटरव्यू हो गया, आप बहुत रिलीव्ड फील होते हो हाँ। कि घर जाके आप घर से अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा enjoy खाएंगे करेंगे। पिएंगे, मम्मी पापा से बातें शेयर करेंगे। तो उस टाइम ना आप रिजल्ट का नहीं सोचते, आप सोचते हो कि एटलीस्ट आपने यू हैव अचीव्ड समथिंग इन राइट, लाइफ। राइट। एंड EPFO इज वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी UPSC। यूपीएससी में वो बाहर धौलपुर हाउस के खड़ा होना ही बहुत बड़ी फीलिंग होती है। हाँ जी सर, अनफॉर्चुनेटली मैं फोटो नहीं खिंचवा पाया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप यूपीएससी का आगे एग्जाम निकालेंगे तो शायद आपको पक्का मौका मिलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो जब आप घर आए और उसके बाद थोड़ी दिनों बाद यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया जो आपने 24 में लिखा था, हाँ और जी। वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा आपका, हाँ जी सर। तो बहुत टूट गए होंगे, मतलब बहुत बुरा लगा होगा कि यार यूपीएससी मेंस क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, क्योंकि आप सेकंड टाइम मेंस लिख रहे थे। हाँ जी सर। तो जब 2 जनवरी को रिजल्ट आया 2025 में यूए का, तो सबसे पहले किसको बताया कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है? हाँ जी सर, एक्चुअली जब 2 जनवरी में रिजल्ट आया था तो मेरे को पता नहीं लगा था। मैंने रिजल्ट चेक किया 3 जनवरी में, एंड ड्यू टू सम रीज़न मैं अपने ग्रुप्स को ना साइलेंट पे रखता हूँ तो टेलीग्राम का चैनल भी साइलेंट पे था, और मैंने उसी टाइम चैनल खोला और उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था मेरा नहीं हुआ। ओके। तो मेरे को लगा कि ओ रिजल्ट आ गया, लेट्स चेक। तो मैं डाइनिंग टेबल पे अकेले भी आके करते चेक किया फिर सबके सामने चेक किया? एक्चुअली सर मैं उस टाइम डाइनिंग टेबल पे बैठा होता और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने चेक किया और उसमें आप टाइप सर्च नहीं कर पा रहे थे, हाँ, आपको वो स्क्रॉल image करना, होता है शायद हाँ, generally वो। वो स्कैन्ड फोटो थी, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। मैंने चेक किया, अब उसमें मेरे को ये पता था कि फरीदाबाद का जो होता है वो 64 से स्टार्ट होता है कोड, तो मैंने 6464 चेक किया, एंड आफ्टर 4564 मेरा रोल नंबर आ रहा था उसमें। तो आई वॉज हैप्पी। मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर इन लॉ भाभी को ही बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया। तो घर में फिर एकदम मतलब खुशी की लहर दौड़ गई है? हाँ जी, हाँ जी। मेरे फादर ने, मेरे कुछ वहाँ पे रिलेटिव्स थे, उनको कॉल किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लग गई है, ऐसे करके। बहुत ही बढ़िया। वाज वेरी हैप्पी। आंखों में आंसू भी होंगे मतलब फिर तो? हाँ जी, इमोशनल तो हो ही जाते उस हैं। रात नींद तो नहीं आई होगी आपको? हाँ सर, ऐसा तो हुआ था कि आई वाज वेरी हैप्पी, काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था कि आपको, अब जैसे मैं साथ साथ फ्रीलांस के जॉब्स भी करता हूँ, तो आप उसकी टेंशन में नहीं रहते कि ये सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल।
तो इस बात का तो रहता ही है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बीट ईपीएफओ और आईएएस की एग्ज़ाम, बिल्कुल। तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हो कि तो आप वो जो पास 4 साल एग्जाम। की जर्नी वो आंखों में घूम जाती है एक बार कि यार हाँ जी इतनी सर, मेहनत मैंने करी, बिल्कुल इतने हुआ था, failure। ये बिल्कुल हुआ था कि एट लास्ट आपको कहीं ना कहीं तो एक सक्सेस मिल ही जाता है। तो विश्वास हो रहा था कि मेरी सिलेक्शन होगी है। नहीं सर, एक टाइम पे तो नहीं हुआ था कि बहुत बढ़िया। हाँ, वो तो उस टाइम बस आप नॉर्मली बस एक एक्चुअली होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना थोड़ा टफ पड़ जाता है बिल्कुल। कि आप बंदा हैंडल कैसा करे। तो उसी टाइम बस मेरे को काम पूरा करना था क्योंकि मेरे पास एक टास्क आया हुआ था। तो मैं उस टाइम उस टास्क को भी मेरा डिले हुआ जा रहा था क्योंकि मैं इतना ओवरवेलम्ड हो गया था कि, और मेरे घर पे भी इतने एक्साइटेड हो गए थे सारे कि बस ऐसे ही चला गया था पूरा दिन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो फीलिंग अब सिंक इन होगी है या अभी भी चल रही है, मतलब खुशी वाली? अब तो सर नोटिफिकेशन का वेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा भरत आपसे हाँ जी। कि इस पूरी जर्नी में फैमिली का, फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाँ क्योंकि जी। हम ना जनरली इंडिया में देखते हैं कि ये जो एग्जाम्स है ना, ये एक इंडिविजुअल का एग्जाम नहीं होता है, पूरी हाँ जी फैमिली सर। का एग्जाम बन जाता हाँ है। जी सर, तो बिल्कुल आपके होता केस है। में कैसा रहा है ये? सर जैसा आपने अभी बताया कि फैमिली का और फ्रेंड्स का दोनों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे क्या होता है, फ्रेंड्स अब होता है ना कि अगर चलो प्लान्स बनाते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स मेरी वजह से प्लान्स ही नहीं बनाते थे कि चल जब भरत फ्री होगा तब चलेंगे। तो ऐसा मेरे 4 साल के केस में बहुत हुआ है। एंड फैमिली में भी ऐसा होता था कि सर जब सारे गैदर हो रहे होते थे किसी फेस्टिवल में, तो उसमें मैं इंक्लूड नहीं होता था। मेंस के टाइम में जैसे रक्षाबंधन आता था, कंप्रोमाइज करें मतलब आपने? कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइसेस बहुत देने पड़ते हैं सर। आपको थोड़ा सा आइसोलेटेड रह के इसकी तैयारी करनी पड़ती है। बट सर इसका जब आपको फ्रूट मिल जाता है ना, तो वो सारी मेहनत ना आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो उसमें बात थी कि आपकी बिल्कुल, मेहनत रंग ले आई। बिल्कुल। तो कुछ ये लोगों को आप मेंशन sacrifices। करना चाहेंगे अपनी लाइफ के यहाँ पर? हाँ जी। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल अप्रेज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मेरे को पूरी जर्नी में। उन्होंने कभी भी ऐसे मेरे को डिमोटिवेट नहीं किया कि रहने देते हैं, अब चल जॉब कर, अब बिजनेस में कर लेते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि तू पढ़, तू कर सकता है, तू पढ़। तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का एंड मेरे फ्रेंड्स का भी एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता था तो वो मेरे लिए खाना लेके आते थे। ओह वाह। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है टाइम टू टाइम इन माय लोज एंड अप्स। तो उन्होंने जब लोज थे, डाउन्स थे, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इमोशनली। जब अप्स था तो उन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया है। तो ऐसी जर्नी में मेरा दोनों का ही बहुत बड़ा रोल रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड भरत, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि हम इस जर्नी में आपके कहाँ कहाँ काम आए, कैसे आपको पता लगा हाँ हमारे जी। बारे में? हाँ जी सर, मैंने जब एक्चुअली में मैं आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस। जब मेरा रिटर्न टेस्ट हो गया था, तो जब मेरा रिजल्ट आया, देन आई गॉट सीरियस अबाउट दिस। तो उसके बाद मैंने ही यूट्यूब में मैंने सर्च किया कि इंटरव्यू गाइडेंस, मॉक इंटरव्यूज़ कहाँ से मिलते हैं ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ के लिए। तो सर सबसे पहले मुझे ऊपर रिकमेंडेशन पे एड्यूटैप का ही नाम आ रहा था, बिकॉज इट इज़ अ रिकग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो सर मैंने वहाँ से चेक किया, मुझे उसका गाइडेंस मिला, पता लगा कि क्या क्या मैं इसमें कवर होगा इंटरव्यू गाइडेंस में। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन करी। जो इसमें लेक्चर्स थे मैंने उसको देखे पूरे, जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे और Right. जो बाकी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उसके साथ, जैसे एडुटैप के जैसे आपकी कॉन्वर्सेशंस रही है, बिल्कुल। तो मैंने उनको फॉलो किया। और मैंने बहुत ही ध्यान लगा के उन चीज़ों को देखा, क्योंकि यूपीएससी सेम ही इंटरव्यू में भी आई थिंक कि वो सेम ही पैटर्न फॉलो करती है। तो उस चीज़ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा वो मिली, नॉलेज मिली कि आप अगर एक पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप उसी में ही चलो तो वो ठीक रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैंने लेक्चर्स देखे, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया एंड विद इन 1 मंथ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिले हो गया यूपीएससी की तरफ से। तो बीच में 12-13 मंथ्स का गैप आया। बट उसके बाद भी जब आप फिर से तैयारी करना शुरू करते हैं इंटरव्यू की, आपके पास एक बेस बन चुका होता है कि जैसे मैंने नोट्स भी बनाए, शेयर भी करा इस इंस्टीट्यूट के साथ, तो आपका एक बेस बना होता है। तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई कि मेरे को वापस कैचअप करना है थिंग्स को। तो साथ साथ फिर मैंने वही ट्रांसक्रिप्ट पढ़े, जैसे एड्यूटैप में प्लेटफॉर्म में दिए हुए थे, मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स देखे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी पे ही फिर मैंने वापस अपने नोट से डैफ पे रिलाई। मेनली मैंने जब नेक्स्ट में आया तो मैंने 3 चीज़ों, स्टैटिक को मैंने छोड़ दिया था पार्ट, क्योंकि स्टैटिक अगर मैं कवर करता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मैं भूल भी चुका था स्टैटिक पार्ट। तो उसमें मैंने फिर 3 चीज़ पे फोकस किया, एक तो डैफ, ईपीएफओ एंड करंट अफेयर्स। इन 30 पे फोकस किया तो इन्होंने ही मेरे को हेल्प किया बहुत बढ़िया, इंटरव्यू को क्लियर करने में। बहुत बढ़िया। एंड भरत, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि सोशल मीडिया ना एक बहुत बड़ी
हमारी लाइफ में एक जरूरत बनता जा रहा है, मतलब हाँ जो कि जी। नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप इस पर्टिकुलर टाइम पे सोशल मीडिया से दूर थे या फिर सोशल मीडिया में इन्वॉल्व थे आप? सर ड्यूरिंग पीक प्रिपरेशन टाइम, जैसे कि आप मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने होते हैं आपके, अगर आप मेंस भी लिख रहे हो तो बिल्कुल, सितंबर तक। बिल्कुल। तो उस टाइम तो सर बिल्कुल ही सोशल मीडिया से दूर ही रहना बेटर रहता है, बिकॉज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अभी लास्ट ईयर बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था 3 बच्चों के साथ दिल्ली में, ओल्ड ओके, हाँ, राजेंद्र नगर बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो जब आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, आप उनके लिए एम्पैथी सिंपैथी शो करते हैं, बहुत बुरा भी हुआ था, वी कैन ऑल्सो फील दैट, बट ये सोशल मीडिया ना बहुत एग्जैजरेट करके बता देता है, जो कि आपके इमोशंस को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है और वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल और विजडम रिलेटेड चीज़ों को फॉलो करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में Positivity हेल्प, दें, optimistic हाँ जी, बनाएं। हाँ जी, Right. ऑप्टिमिस्टिक बनाए। तो आप ऐसे ही चैनल्स को फॉलो कर दीजिए तो वो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल ये मना नहीं करूँगा कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेगेटिव थिंग्स आपको पॉजिटिव थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना थोड़ा चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में आप यूज कंट्रोल्ड वे में, डिसिप्लिन के साथ। एंड भरत, मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो कि ईओ एग्जाम या ईपीएफ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? हाँ जी, तो मेरा बस एक यही गाइडेंस रहेगी कि आप कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ ही इस प्रिपरेशन को तैयारी करते रहें और जो सिलेबस रहता है और उसी पे ही फोकस करें। ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, ज़्यादा बुक्स को फॉलो ना करें, बस 2-3 बुक्स और PYQs को देखेंगे और कंसिस्टेंटली उसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो ये पेपर निकालना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन हमने भरत के साथ कंडक्ट किया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें भरत ने दिया बहुत ही ऑनेस्ट मैनर में, एंड आई होप आपको भी मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।